हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो यात्रा एकेडमी। मैं हूं ऋषभ और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नीट बायोलॉजी का सफ़र। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर 11th के टू लास्ट चैप्टर ऑफ द 12th। तो पूरी बायोलॉजी कवर होने वाली है यहाँ पर, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी सिलेबस है हम पूरा करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। और आपको फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बायोलॉजी आता है, 10th में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूँ कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की बायोलॉजी एकदम फिंगर टिप्स पे कर दी जाएगी, है ना। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन के एक एक कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए। हम लोग आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, द लिविंग वर्ल्ड। ये आपका बनाएगा बेस ऑफ बायोलॉजी, एक फाउंडेशन बनाएगा जिससे आप लोग बायोलॉजी धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को आता है ये चैप्टर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें से कुछ कुछ जो टर्म्स होते हैं, है ना, वो मिस अगर हो गए तो फिर एमसीक्यूज में दिक्कत आने वाली है। क्योंकि जैसे इस साल का पेपर कॉन्सेप्चुअल था, अगर आने वाले सालों में भी कॉन्सेप्चुअल पेपर्स आते गए तो डिटेल में पढ़ना और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना आता है, फिर भी उसको अच्छे से एक बार अपनी जो सिंपल चीज़ें हैं, जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाकर एग्जाम हॉल में जाना तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग टॉपिक्स आज क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंस्ट मेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंस्ट मेयर के बारे में एंस्ट मेयर के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि एंस्ट मेयर कौन थे और साइंटिस्ट का नाम और साइंटिस्ट के बारे में जानना। जैसे इस बार पूछ लिया था फादर ऑफ इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी, है ना, रामदेव मिश्रा, जो हमारे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वो भी लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। चैप्टर स्टार्ट होने से लेफ्ट हैंड साइड में साइंटिस्ट का नाम दिया रहता है, तो आपको वो सारे साइंटिस्ट के नाम जानने हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारे साइंटिस्ट है एंस्ट मेयर, उनके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ लिविंग, है ना, लिविंग के फीचर्स देखेंगे। थर्ड चीज़ें देखेंगे हम लोग टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। फोर्थ देखेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स। फिफ्थ देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सिक्स्थ देखेंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन आज के जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, उसमें सिर्फ दो चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, एंस्ट मेयर के बारे में और फीचर्स ऑफ लिविंग के बारे में। तो ये लेक्चर जो है वो हो सकता है कि थोड़ा छोटा हो, लेकिन हम लोग 2-3 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए एंस्ट मेयर। एंस्ट मेयर, तो एंस्ट मेयर हैं कौन, है ना। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ किया है अपने जीवन में, इन्होंने कुछ किया तभी तो इनका नाम हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो एंस्ट मेयर इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के इनको डार्विन कहा जाता है। डार्विन आपको पता है, चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ इवोल्यूशन, इतना सबको पता है। तो चार्ल्स डार्विन तो बहुत पहले के साइंटिस्ट हैं हमारे, हैं, 20th सेंचुरी का नहीं है, लेकिन 20th सेंचुरी का डार्विन इनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इनको एक टाइटल दिया गया है, ये भी याद रखना, क्योंकि नीट में पूछ सकता है। इनको टाइटल क्या दिया है? इनको अलेक्जेंडर कहा गया है। अलेक्जेंडर, कौन सा अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर एगैरसिस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, है ना, एमेरिटस। तो
तो इनको ये टाइटल दिया गया है एमेरिटस, ठीक है, ये टाइटल इनको दिया गया है। और इनकी दी गई एक डेफिनेशन जो हम आज भी पढ़ते हैं, जो स्पीशीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कोई भी एनिमल हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, उसके सबसे लोएस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारी स्पीशीज़ होती है। तो करेंटली यूज्ड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ की डेफिनेशन दी गई थी इनके द्वारा, वो आज जो यूज़ होती है वही है। स्पीशीज़ वॉज गिवन बाय मेयर, तो मेयर ने जो डेफिनेशन दिया था। और इनको एक और चीज़, इनको 3 अवार्ड दिए गए थे बायोलॉजी में, और वो 3 अवार्ड बहुत बड़े अवार्ड होते हैं। और उनको अगर जिनको 3 अवार्ड या तीनों अवार्ड मिल जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रिपल क्राउन, है ना। तो इनको ट्रिपल क्राउन दिया गया था बायोलॉजी के लिए। तो इनको ट्रिपल क्राउन फॉर बायोलॉजी भी दिया गया है। और ये ट्रिपल क्राउन कौन कौन से हैं ये भी याद रखना। बाल्जन प्राइज़ है एक, बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़, और लास्ट में क्रफूड प्राइज़। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेगा ना, ऐसे नहीं पूछेगा। हो सकता है कि इसके नाम ना पूछे, या फिर हो सकता है पूछ ले, लेकिन अगर पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैव रिसीव्ड ट्रिपल क्राउन फॉर बायोलॉजी, तो याद रखना है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, हमारे एर्नस्ट मेयर, इनका नाम लेना है, ठीक है। ये ऑप्शन में रहेगा तो आपको टिक मार्क कर देना, लिख लीजिए फटाफट इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग फीचर्स ऑफ लिविंग देखेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ लिविंग देखते हैं, ये भी मिटा देते हैं ना, ये भी लिख लिया होगा आपने। तो फीचर्स ऑफ लिविंग देखेंगे हम लोग, है ना, इसको लिखो, फीचर्स ऑफ लिविंग के क्या क्या फीचर्स हैं, बताइए क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं लिविंग के। अगर देखो, जब एनसीईआरटी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, तो जब एनसीईआरटी शुरू होती है तो वो कहती है कि वो लाइफ के बारे में बताती है कि व्हाट इज़ लाइफ। तो कहती है कि जैसे ही हम आसपास हमारे देखेंगे तो हमारे आसपास प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, गैलोपिंग हॉर्सेस हैं, मतलब हवे बोल रहा हूँ दौड़ते हुए घोड़े हैं, गैलोपिंग हॉर्सेस इन द फील्ड, है ना। तो ये सब कहती है एनसीईआरटी। तो ऐसे स्टार्ट होता है। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछता है, जो कि 2 क्वेश्चंस पूछते हैं लाइफ के बारे में, कि अगर हम लोग लिविंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे मन में 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक व्हाट इज़ लाइफ और एक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका तो आंसर हम साइंस के मदद से दे सकते हैं, व्हाट इज़ लाइफ, है ना, लाइफ क्या है, कैसे वर्क करती है ना, उसके अंदर के डीएनए, जेनेटिक्स, सब कुछ। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो फिलॉसफी में है ना, फिलोसोफर्स के पास मिल जाएगा आपको उसका आंसर, या फिर नहीं भी मिले, या फिर खुद भी आप आंसर बना सकते हो उसका। तो फीचर्स ऑफ लिविंग में हम लोग लिविंग के फीचर्स हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, अगर आप समझो 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े होंगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में फ़र्क क्या है हमारे में, और एक मृत जो नॉन लिविंग है, जिसमें जान नहीं है, जो जिंदा नहीं है, उसमें फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आप लोग को कैसे बताओगे आप, है ना, तो कुछ फीचर्स देख के बताओगे। जैसे बोलोगे कि सर हम लोग तो ग्रो करते हैं, बट ये मार्कर तो ग्रो नहीं करेगा सर, ये मोबाइल तो ग्रो नहीं करेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं मेरे आसपास वो तो ग्रो नहीं करेंगी, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चेयर है, टेबल है, वो ग्रो नहीं करेगा ना। तो आप लोग ये कहोगे कि फीचर्स ऑफ लिविंग है ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग, ग्रोथ, है ना। सेकंड चीज़ें क्या लिख सकते हो, सेकंड चीज़ें ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, विजिबल है। तो सेकंड चीज़ें क्या लिख सकते हो कि सर ये मार्कर दूसरा मार्कर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन हम तो दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कांट रियली प्रोड्यूस, ठीक है, हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हम लोग पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग बस अपने जैसा एक और बना सकते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मदद से।
तो ये मार्कर तो नहीं बना सकता, या ये कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो लिविंग है वो रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, जो नॉन लिविंग नहीं कर सकता, है ना। ये भी हो गया रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या, सर मैं मार्कर को अगर मारूंगा तो उसको लगेगा नहीं और ये कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन अगर मैं किसी इंसान को ऐसा मारूंगा या फिर कुछ करूंगा तो उसको लगेगा, है ना। मैं इसको जोक सुनाऊंगा, ये हंसेगा भी नहीं, लेकिन मैं आप लोग को जोक सुनाऊंगा, आप लोग तो हंसोगे होपफुली। तो रिप्रोडक्शन के बाद होगा कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस के बारे में बात किया ना, तो थर्ड चीज हो गई कॉन्शियसनेस। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज, अगर सर ये मार्कर को मैं ऐसे कट कर दूं या फिर तोड़ दूं तो ये रिपेयर हो सकता है क्या, बताइए। ये रिपेयर हो सकता है खुद से, ये खुद से रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हम लोग को चोट लग जाती है तो हमारी जो चोट है वो अपने आप ठीक हो सकती है, ठीक, कुछ हद तक। वो हमारे उस पर डिपेंड करता है, हमारी इम्यूनिटी क्या है, मेटाबॉलिज्म कैसा है। तो नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, और मेटाबॉलिज्म भी तो है। मेटाबॉलिज्म कैसे, मेटाबॉलिज्म क्या है, देखो ये मार्कर के अंदर कोई भी सेल रिएक्शंस नहीं हो रही है, ये मार्कर के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर तो वेरियस नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं आपस में, तभी मैं बोल पा रहा हूँ, तभी मैं अपने हाथ हिला पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो मेरे अंदर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रही है जिनको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग फीचर्स ऑफ लिविंग पढ़ेंगे, लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स एनसीईआरटी में दिया है, डिफाइनिंग फीचर्स। तो ये डिफाइनिंग फीचर्स क्या हुए भाई, इनमें से डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से हुए, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग किनको कहेंगे। डिफाइनिंग फीचर्स उनको कहा जाता है जो सारे लिविंग बींग्स में हो बट किसी भी नॉन लिविंग में ना हो। समझ में आया कैसे, जैसे देखो, अब इन्हीं चीज़ों में से हम लोग एक एक चीज़ उठाते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेप्लिकेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें उठाते हैं और देखते हैं क्या ये सब लिविंग बीइंग में प्रेजेंट है। पहले ये लिख लेते हैं कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या है, फीचर्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म but absent in all non-living organisms। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होना चाहिए। ये सारे फीचर्स में से ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो सारे लिविंग बीइंग में हैं लेकिन कोई भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फीचर रह जाएगा, डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो डिफाइनिंग फीचर्स कहने के लिए हम लोग को ये वाली चीज़ चाहिए। तो आप बताओ सबसे पहले, ग्रोथ, क्या ग्रोथ सारे लिविंग बीइंग्स की होती है? हाँ सर होती है, ग्रोथ तो सारी चीज़ों, सारे लिविंग बीइंग्स की होती है। हम पहले छोटे से थे, अब बड़े हो गए, है ना। हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म देख लो, छोटा होता है पहले, फिर बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ, पहला ये वाला तो हो गया, है ना, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग बीइंग्स, बताइए, आप खुद ही बताइए, क्या ये मार्कर ग्रो हो सकता है? ग्रो मतलब क्या, इसकी साइज बढ़ना ना, या इसकी हाइट बढ़ जाना, समझे कि नहीं समझे। तो ग्रोथ नॉन लिविंग बीइंग की होती है, बताओ। बिल्कुल हो सकती है भाई, कैसे, आपने देखा है जो हमारा हिमालय है, हमारा प्राउड इंडिया का, उसकी ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। विंटर सीजन में जब स्नोफॉल होती है तो उसकी हाइट बढ़ जाती है, लैंड जो है उसमें डिपोजिशंस होते होते उनके लेयर्स बनते बनते हाइट बढ़ जाती है उनकी, ठीक है, और जो लेयर होती है वो नीचे चली जाती है, फॉसिल्स बन जाती है ना। तो लिविंग बीइंग तो ग्रो हो रहे हैं लेकिन नॉन लिविंग बीइंग भी तो ग्रो हो रहे हैं। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप समझे। रिप्रोडक्शन बताओ, रिप्रोडक्शन क्या हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या नॉन लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं, कोई नॉन लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन नहीं करता। सर तो ये डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए ना। लेकिन फर्स्ट
कंडीशन ही नहीं हो रही ना इसमें। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना चाहिए, बट नहीं, सब सेम तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं करते, कोई सेक्सुअल करते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल करते हैं, और कुछ कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स तो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। जैसे जैसे स्टेराइल कपल्स, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ये अपने जैसा ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस कर पाते, ठीक है, जो फर्टाइल नहीं है, तो क्या वो लिविंग बीइंग नहीं है? वो तो लिविंग बीइंग है। तो हम लोग रिप्रोडक्शन के बेसिस पे किसी को नॉन लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग नहीं कह सकते ना, क्योंकि कोई कोई तो लिविंग बीइंग भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ये भी नहीं है। थर्ड, कॉन्शियसनेस। सर ये तो होना चाहिए, बिल्कुल। कॉन्शियसनेस जो है ये है तुम्हारा डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। कॉन्शियसनेस तुम्हारा डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि लिविंग बीइंग्स में ही कॉन्शियसनेस होती है। सर तो प्लांट में कहाँ कॉन्शियसनेस होती है? हम तो उसको टच करते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। उसमें कॉन्शियसनेस होती है प्लांट में, तभी तो वो सनलाइट के पास बेंड होता है। उसमें पीजीआर होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स, है ना, फोटो पीरियोडिज्म शो करता है। यानी वो केमिकल्स या अराउंड सराउंडिंग में हीट को देख के ग्रोथ, अगर आप किसी को ज़्यादा सनलाइट दे दोगे तो क्या ग्रो करेगा? नहीं। तो डिटेक्ट कर रहा है ना, कॉन्शियस है ना वो कि बाहर क्या चीज़ें हैं। तो प्लांट भी कॉन्शियसनेस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ रेप्लिकेशन, ये भी डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है। कैसे? हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, नॉन लिविंग बीइंग के अंदर नहीं चल सकती। अब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हम लोग उसको कहेंगे जो इरिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर एंड साइज। साइज और नंबर को के बढ़ने को ही तो हम लोग ग्रोथ कहते हैं ना। हमारी साइज जो बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़े हैं, बिल्कुल। तो इरिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार बड़ा हुआ फिर छोटा हो गया। जैसे तुम्हारा ये होता है ना, गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं। अगर आप लोग ड्रॉपर हो तो आपको गार्ड सेल पता है। तो वो छोटा हो जाता है या फिर बड़ा हो जाता है। देखो, ये गार्ड सेल है, ये बड़ा हो गया, क्यों? इसके अंदर पानी भर गया। फिर वापस छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि पानी निकल गया। तो दिस इज नॉट अ ग्रोथ। ग्रोथ होना चाहिए इरिवर्सिबल। तो कोई आपसे पूछेगा कंडीशन दे के, तो आप कहना कि ग्रोथ जो होती है इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब वापस छोटा नहीं हो सकता। एक बार ग्रो हो गया तो वापस छोटा नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ होना चाहिए। ग्रोथ में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नंबर भी बढ़ना चाहिए और साइज भी बढ़ना चाहिए। अब हम लोग इसमें दो तरह की ग्रोथ पढ़ने वाले हैं। एक होगा यूनिसेलुलर ग्रोथ, और दूसरा होगा मल्टीसेलुलर ग्रोथ। अब दोनों में फ़र्क क्या है? यूनिसेलुलर ग्रोथ में समझो एक सिंगल सेल है, मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स हैं। अब ये सिंगल सेल ग्रो हुआ और ग्रो होने के बाद क्या हो गया? डिवाइड हो गया, एक कड़वल, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? तो ये क्या है बताओ? क्या ये रिप्रोडक्शन है या ग्रोथ है? ये सेल ने रिप्रोड्यूस किया अपने जैसे दो सेल, या फिर इसने ग्रोथ किया? बताओ। इसका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज होती है। हम लोग उसको दो चीज नहीं कह सकते। तो ये समझना कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज इंक्लूसिव इवेंट। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? इंक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब क्या है कि एक ही चीज है ना, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, वो इंक्लूसिव इवेंट है। और इनमें क्या होता है? इनमें पहले क्या होता है? समझो ये प्लांट है, समझो ये कोई प्लांट है, ठीक है। तो इसकी पहले ग्रोथ होगी। ग्रोथ मतलब कैसे? इसमें फ्लावर आएगा, ठीक है, इसकी पहले ग्रोथ होगी, बाद में रिप्रोडक्शन होगा। तो पहले क्या होगी? ग्रोथ, बाद में क्या होगा? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या आ जाएगा? इसके ऊपर फ्रूट आ जाएगा, है ना।
समझ गए? तो पहले ग्रोथ होती है, बाद में रिप्रोडक्शन होती है, एक ही चीज़ नहीं है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है, लेकिन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही है। इंक्लूसिव इवेंट है, इंक्लूसिव इवेंट है, इतना लिखो पहले। और उसमें क्या लिख दोगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज म्यूचुअली, दिख रहा है आप लोग को? ज्यादा नीचे तो नहीं हुआ? दिख रहा है, चलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। ठीक है? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही चीज़ है ना? ऐसे इमेजिन कर लो तुम लोग कि समझो तुम लोग ने एक फंगाई लिए, यीस्ट लिए, एक पेट्री डिश मतलब प्लेट, ठीक है? उसमें न्यूट्रिशन डाल दिए, न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिए, है ना, जो फंगस खा सके। तो फंगस को तुम लोग ने 90 मिनट्स बाद देखे तो वो डबल हो गया, सेल, एक सेल डाले थे 2 हो गए। तो 90 मिनट्स बाद मतलब तुम लोग 2-3 दिन बाद आओगे अगर, तो उसमें बहुत सारे फंगस, मतलब फंगल कॉलोनी बन जाएगी उधर पे। तो क्या बोलोगे तुम उनको कि उन्होंने, उनका रिप्रोडक्शन हुआ है, उनकी ग्रोथ हुई है? फंगल ग्रोथ हुई ना वहाँ पे फंगल ग्रोथ हुई है और रिप्रोडक्शन भी तो हुआ है। समझ में आ रहा है? तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ होती है ना? रिप्रोडक्शन हुआ, उनका ग्रोथ भी तो हुआ, तो इंक्लूसिव इवेंट है इनके लिए। अब सेकंड चीज़ हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है? इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 हो गया, मिटा रहा हूँ मैं, चलो ये तो हो गया होगा। ठीक है? रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन। आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाओ, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं समझने वाला है, क्योंकि एक बार नोट्स नहीं बनाए फिर क्या वापस लेक्चर देखोगे? है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिप्रोडक्शन सेकंड पॉइंट। रिप्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मुझे एनसीईआरटी में थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं ग्रोथ के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें भी थोड़ा बता देते हैं, है ना? इनमें एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी यहाँ पे देख रहा हूँ, इसमें प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ भी बता देते हैं। ठीक है? यहाँ पे लिख लो, बस डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है? प्लांट ग्रोथ, एनिमल ग्रोथ, तो दोनों की ग्रोथ पैटर्न अलग है। ये तो आप लोगों को समझता होगा कि दोनों का ग्रोथ पैटर्न अलग अलग है। कैसे ग्रोथ पैटर्न अलग अलग है? प्लांट में कभी आपने देखा है प्लांट में ग्रोथ कब तक होती है बताओ? प्लांट में ग्रोथ जो होती है वो लाइफ टाइम तक होती है ना? उनमें कुछ एज लिमिट नहीं होती कि अब ग्रोथ बंद होगी। तो ग्रोथ ऑकर्स, ठीक है, क्या कह रहे थे हम लोग? ग्रोथ ऑकर्स टिल लाइफ टाइम। और इनमें क्या होता है कि ग्रोथ ऑकर्स अप टू सर्टेन एज। एक एज के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ मतलब ऐसी वाली ग्रोथ बोल रहा हूँ, मेंटल ग्रोथ नहीं बोल रहा हूँ कि सर मैंने आज नया सीखा तो मेरी आज तो ग्रोथ हुई ना सर, मेंटल ग्रोथ हुई, वो वाला ग्रोथ नहीं। फिजिकल ग्रोथ, तुम्हारे शरीर कैसे बढ़ता है, हाइट वाइट, जो समझते हो ना कि हाइट इतने एज तक बढ़ेगी। प्लांट की हाइट तो लाइफ टाइम तक बढ़ती रहती है। और हमारे में ग्रोथ कैसी होती है? हमारे में ग्रोथ कैसी होती है हर जगह से ना, ऐसे नहीं कि सर पहले 5 साल तक मेरे पैर बढ़ेंगे, दूसरे 5 साल तक मेरे हाथ बढ़ेंगे, हाथ पहले 5 साल तक इतने रह जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं। कैसे होती है ग्रोथ? बताओ कैसे होती है? ये हमारे में जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर्स, यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर्स। और इनमें कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर्स, नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑकर्स।
ठीक है, तो ये हो गया। और इनमें क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ मतलब, तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ मतलब कुछ सर्टेन फिक्स लोकेशन होती है। सॉरी। ठीक है, इनमें क्या होता है कि सर्टेन ग्रोथ लोकेशन होती है। तो ग्रोथ ऑकर्स एट सर्टेन फिक्स्ड लोकेशन। इनको क्या कहते हैं सर्टेन फिक्स्ड लोकेशन को? मेरिस्टम। तो मेरिस्टम में ही ग्रोथ होती है। तो प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ तो आप समझ गए। और एक और चीज़ देख लो, हम जो कह रहे थे कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि हिमालय भी तो ग्रो करता है ना, तो उसको भी लिविंग बीइंग बोल देना चाहिए। तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग? लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है ना, ग्रोथ इन नॉन लिविंग पहले देख लेंगे और ग्रोथ इन लिविंग बोल देंगे। ग्रोथ इन लिविंग, तो इनमें क्या फ़र्क है? तो ग्रोथ इन नॉन लिविंग में क्या होता है कि इनमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, मतलब चीज़ों के ऊपर, जैसे ये चीज़ के ऊपर ये रख दिया तो इसकी हाइट बढ़ गई, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ग्रोथ इन नॉन लिविंग क्या होती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और इसमें क्या होती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ, मतलब अंदर से बढ़ता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब अंदर से इसे बढ़ना, इसमें ऊपर से ऐसे ऊपर डिपोजिशन हो जाना कुछ, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ग्रोथ। तो अब ग्रोथ को तुम लोग बोल सकते हो ना कि इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको लिख लो। है ना, तो इधर पे तुम लोग लिख सकते हो, इधर पे क्या लिख सकते हो? ग्रोथ कैन ऑकर इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, therefore growth is not a defining feature of लिविंग बीइंग। ठीक है, लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं है क्योंकि ग्रोथ तो दोनों में होता है ना, तो डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में, ठीक है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस यंग वंस। बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस यंग वंस, यंग वंस, अपने से यंग ऑर्गेनिज्म को हम खुद से प्रोड्यूस करें, खुद से बनाएं, तो उस इवेंट को कहते हैं रिप्रोडक्शन। यंग वंस मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। मोर और लेस क्यों कह रहा हूं मैं? पेरेंट्स तो सिमिलर ही होते हैं ना, यंग वंस अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे, ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं, ए सेक्सुअल में तो क्लोन बन जाएंगे, मतलब अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसी की तरह बनेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन दो पेरेंट अगर इन्वॉल्व हैं तो दोनों के मिक्स, मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, तो ऐसा है। ठीक है, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? देखो, हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, हमने पहले बोला है ना। तो क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होती है। देखो, लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, लोअर ऑर्गेनिज्म में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और हम लोग देखते हैं ये तुम्हारा जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है ना, जो डिलीट हो चुका है एनसीईआरटी से, अब मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में भी सिलेबस से हट चुका है, तो लेकिन उसमें ये सब दिया गया है, तो सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है।
है ना, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये वाले चैप्टर में दिया है, वो चैप्टर में तो डिटेल में दिया था, वो चैप्टर तो हट गया, लेकिन फर्स्ट चैप्टर तो है ना अभी भी 11th का, तो उनमें सारी चीज़ें दी गई हैं। तो फंगाई में क्या कैसे ग्रोथ होती है? फंगाई में देखो, एक फंगाई समझो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नोटाटम साइंटिफिक नाम है। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस स्पोर्स इनसाइड कहाँ? कोनिडिया में। कोनिडिया पता है क्या होता है? कोनिडिया ऐसा होता है, जैसे ये फंगल कॉलोनी ऐसे बनती है, इसको हम लोग हाइफे कहते हैं, फिर बन जाता है तो माइसीलियम कहते हैं। तो उसके ऊपर ऐसे कोनिडिया बनता है और उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स जहाँ फैलेंगे, है ना, ये स्पोर्स हैं, और एक कोनिडिया है, कोनिडियोफोर या कोनिडिया बोल दो, अभी अभी के लिए तुम लोग ये समझो। तो स्पोर्स जो बनेंगे, अगर स्प्रेड हो गए तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फंगल ग्रोथ वहाँ हो जाएगी। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई में, पेनिसिलियम में प्रोड्यूस स्पोर्स इन कोनिडिया, और प्रोटोनेमा स्टेज होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फंगाई है और एल्गी है तुम्हारा, इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन समझते हो? फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है बताओ? फ्रेगमेंटेशन का मतलब यह होता है कि जैसे मैं ये ऑर्गेनिज्म है, इसको तोड़ दूँ तो ये वाले पार्ट से भी नया मार्कर आ जाएगा, ये वाले पार्ट से भी इसका टॉपन आ जाएगा पीछे, ऐसा, समझ रहे हो? छिपकली नहीं, छिपकली तो रीजनरेशन होता है, हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग बोल रहे हो छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वापस उग जाती है, वो रीजनरेशन है। मैं पूरी छिपकली को ही तोड़ दूँ, पूरी छिपकली को ही तोड़ के फेंक दूँ तो हर एक टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म होता है। ऐसा स्पॉन्जेस में भी होता है, एल्गी में होता है, कुछ कुछ फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। एल्गी पता है ना, प्लांट है। ये 5 किंगडम तो पता है ना तुम्हें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया। तो ये फंगाई है, ये प्लांटे में आता है, एल्गी, ठीक है। और तुम लोग जो रीजनरेशन बोल रहे हो, वो प्लेनेरिया एक फ्लैट वॉर्म है, प्लेटियलमिंथस में आता है, रीजनरेशन उसमें होती है। रीजनरेशन मतलब वही, ठीक है, छिपकली की पूंछ वाला, उसको रीजनरेशन कहते हैं। और हाइड्रा और ईस्ट होती है, हाइड्रा ईस्ट, इनमें क्या होता है? बडिंग। बडिंग देखो, देखो हाइड्रा में बडिंग देखो, बड आता है एक पहले, फिर बड से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। देखो ना, ऐसे ऐसे हाइड्रा होता है, बनाते थे ना बचपन में ऐसे ऐसे हाइड्रा, तो उसके ऊपर एक बड आता था, ऐसे बड आता था, फिर वो अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता था, याद है? यीस्ट में भी ऐसे 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 बहुत सारे बड आते थे, समझ में आ रहा है? तो ये बडिंग हो गया। इस तरफ का हो गया होगा, मैं मिटा दे रहा हूँ इस तरफ का। और देखो, एक तो ये चीज़ें होंगी जिनके वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते। दूसरी क्या चीज़ें होंगी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इज एब्सेंट इन सर्टेन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म मतलब कैसे? म्यूल हो गया, म्यूल समझते हो? मेल हॉर्स, फीमेल डोंकी, है ना, दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो म्यूल बनता है। खच्चर जिसको कहते हैं, खच्चर जो बोझा ढोता है ना, बहुत सारे सामान ढोने में काम आता है, तो म्यूल बोलते हैं उसको, बहुत काम करता है, ठीक है, म्यूल। लेकिन ये स्टेराइल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना, इसका फीमेल या मेल कुछ नहीं होता है, ये स्टेराइल है, म्यूल हो गया, है ना। वर्कर बी, वर्कर बी मधुमक्खी, एक वर्कर, इसमें 3 होते हैं, क्वीन, वर्कर, ड्रोन, तीन तरह के मधुमक्खियाँ होती हैं। पार्थेनोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। म्यूल, वर्कर बी, और कोई स्टेराइल कपल, है ना, कोई ऐसे कपल जिनको रिप्रोडक्शन करने से ऑर्गेनिज्म नहीं हो रहा है, रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे बेसिकली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन सर्टेन हायर ऑर्गेनिजम्स, म्यूल, वर्कर बी, स्टेराइल कपल एग्जाम्पल। तो इसीलिए जैसे हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसी की वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग नहीं कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो
लिख दो लोअर ऑर्गेनिज्म shows asexual reproduction and few higher organism, ये सब हायर ऑर्गेनिज्म है, मी वर्कर भी, does not show sexual reproduction. Therefore reproduction is not a defining feature of living being. समझ में आया? तो ये बात है, क्या बात है, यही बात है जो है, लिख दिया जो है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से पढ़ो उसको, वही लिखा है, कुछ नहीं है, जो बताया वही लिखा है और कुछ नहीं। देखो रिप्रोडक्शन हो गया, थर्ड चीज़ देखेंगे मेटाबॉलिज्म, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो और थर्ड चीज़ लिखो मेटाबॉलिज्म। इसको पूरा मिटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे। ये मिटा दूँ? देखो थर्ड चीज़ है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो ये समझो, ये तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई, ये कोई ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें समझो ए से बन रहा है, बी से बन रहा है, सी से बन रहा है, डी से बन रहा है, ई से बन रहा है, एफ। तो ये क्या हो रहा है? नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर। एक चीज़ बन रही है, फिर वो चीज़ टूट के दूसरी चीज़ बन रही है, फिर दूसरी चीज़ टूट के तीसरी चीज़ बन रही है, तो ऐसे टूटता बनता रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन प्लस कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन। याद रखना, एना कोई पास में आना और मिलना, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म टूटना, काटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ब्रेकडाउन बोलेंगे तो कैटाबॉलिज्म और फॉर्मेशन बोलेंगे तो एनाबॉलिज्म। ठीक है, इकट्ठा होना। अब देखो ये दोनों को मिला के हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब कोई चीज़ बनना, कोई चीज़ टूटना, ये बॉडी में होता रहता है ना। कोई केमिकल बन रहा है, जिसकी नीड नहीं है वो टूट रहा है, जिसकी नीड है वो बनते जा रहा है। तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही है। तो ये जो रिएक्शंस हो रही है इनको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और याद रखना कि मेटाबॉलिज्म इज शोन बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा मेटाबॉलिज्म शो किया जाता है। इतना समझ गए कि मेटाबॉलिज्म सारे ऑर्गेनिज्म शो करते हैं और शोन बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ टूटना, कुछ बनना, सबको मिला के हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए हमको सर्टेन एंजाइम्स, है ना, which is obtained from living organism। अब देखो बात वही हो गई ना। अब तुम लोग जो कह रहे थे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये टेस्ट ट्यूब के बाहर अगर हम लोग कोई, है ना, फर्टिलाइजेशन करते हैं, जैसे आईवीएफ करते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबीज करते हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो उसको हम लोग लिविंग रिएक्शन कहते हैं, ना कि मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो एंजाइम चाहिए वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आएगा ना। वो रिएक्शन करवाने के लिए जो एंजाइम्स की जरूरत है, जो रिएक्शंस हम लोग कराएंगे टेस्ट ट्यूब में, उसको कराने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से चाहिए। तो टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग थिंग तो है, उसके अंदर रिएक्शंस भी तो हो रहे हैं, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन है, ना कि मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज शोन बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिएक्शंस
reactions occur inside reaction occur inside test tube, मतलब outside the cell is living reaction, is living reaction। समझ में आया? इतना इतना समझ में आ रहा है कि वो लिविंग रिएक्शन है ना कि मेटाबॉलिज्म है, तो उसको हम लोग लिविंग रिएक्शन कहेंगे। इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा। उसको हम लोग लिविंग रिएक्शन कहते हैं, ना कि मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? तो हम लोग को अगर कोई बोलेगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट मेटाबॉलिज्म ये है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझे? समझ में आया? बिकॉज इट ओनली ऑकर्स इनसाइड द सेल, लिविंग सेल, because it only occurs inside living cell। समझ में आया? तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस। मैंने पहले से लिख दिया कॉन्शियसनेस, मैं पहले वो पढ़ा चुका था लेकिन बीच में इशू आ गया था, ठीक है, वॉइस नहीं आ रही थी, तो आप लोग को ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस चीजों को समझते जाएंगे, अभी धीरे धीरे चीजों को समझना है बस। तो सबसे पहली चीज कॉन्शियसनेस क्या होती है? हम लोग कॉन्शियस हैं, ठीक है, हमारे आसपास सारी चीजें हो रही हैं, वो कॉन्शियस है। मैं अगर आपको ऐसे मारूं तो आपको लगेगा, तो आप बोलोगे सर मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, तो मुझे समझ में आएगा ना आपको कि मैं मार रहा हूँ, आपको दर्द होगा, फील होगा। बाहर अगर टेम्परेचर हवा आ रही है तो आपको फील होगा, गर्मी लग रही है फील होगा। समझ में आया? तो ये कॉन्शियसनेस है, फील होना कॉन्शियसनेस है। लेकिन ये सारी चीजें जिनकी वजह से हमको फील हो रहा है उनको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? एक्सटर्नल चेंज इन टेम्परेचर, पीएच या फिजिकल चेंज। बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ, गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, या पीएच चेंज हुआ, जैसे एसिडिक कोई चीज है आपने टच कर लिया, जलन होने लगी, बेस है ठंडा लग रहा है, समझ? फिजिकल चेंज, किसी ने टच किया, कुछ चीज चुभ गई, तो ये स्टिमुलस है। तो ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना, इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो बाहर से स्टिमुलस आता है उसको रिस्पॉन्ड करना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज कॉन्शियसनेस, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं। अब आप लोग क्या बोलोगे कि सर प्लांट भी कॉन्शियसनेस शो करता है क्या? हम तो प्लांट को टच करते हैं, वो तो कुछ बोलता नहीं है, वो तो बोलता नहीं है सर काटने के टाइम कि हमें दर्द हो रहा है। वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर है ना, कॉन्शियसनेस शो करता है। तभी तो प्लांट, कुछ प्लांट सर्टेन मौसम में ग्रो नहीं होते ना, जैसे राबी और खारिफ की फसल होती है, तो अगर हम लोग एक्सचेंज कर दें, है ना, चावल को इसमें लगा दें और गेहूं का अलग में लगा दें, मतलब अलग अलग मौसम में लगा दें, तो ग्रो होगा नहीं, अपने अपने सीजन में ग्रो होता है। उसको हम लोग कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो प्लांट क्या शो करते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। समझ में आ रहा है? तो फोटो पीरियोडिज्म अफेक्ट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके? सीजनल ब्रीडर्स। फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स क्या हैं? यही प्लांट जो अलग अलग टाइम पे ब्रीड करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो सर्टेन मौसम में ही ब्रीड करते हैं, हमेशा ब्रीडिंग नहीं करते। ह्यूमन बींग्स तो हमेशा ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन ये लोग, उनके सीजन होते हैं, उनके सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है, ठीक है। तो फोटोपीरियोडिज्म मतलब गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये लोग शो करते हैं फोटोपीरियोडिज्म, और उस पे फोटोपीरियोडिज्म की वजह से इनको हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, क्योंकि सर्टेन टाइम पे ये लोग ब्रीड करते हैं। और फोटोपीरियोडिज्म की वजह से माइग्रेशन भी होता है। माइग्रेशन मतलब माइग्रेन नहीं, माइग्रेशन अलग है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से जाना, दूसरी जगह से आना, इधर उधर आते जाते रहना। तो हम लोग अगर समझो ठंडी में कहीं गर्म जगह पे घूमने चले जाते हैं लोग, है ना, गर्मी में ठंडी जगह पे घूमने चले जाते हैं, तो क्यों ऐसा करते हैं? माइग्रेशन। बर्ड्स भी देखो, एक और चीज है एनसीईआरटी में दी गई है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, वो चैप्टर से हट गया है।
तो साइबेरियन क्रेन्स है ना, साइबेरियन क्रेन्स हर साल ठंडी के टाइम पर वहां से बहुत ठंडी बढ़ जाती है, तो वहां से राजस्थान के कियोलाडो नेशनल पार्क में आते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में माइग्रेशन में दिया गया है। तो क्यों ऐसे आते हैं? क्योंकि उनको गर्मी लगती है, असल ठंडी लगती है, तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं, है ना। बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, उनको देखने बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट शो फोटो पीरियडिज्म और माइग्रेशन में भी अफेक्ट करता है ना, फोटो पीरियडिज्म। दूसरा ये वाला देखो, एक और चीज आप बोलोगे सर कॉन्शियसनेस तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना चाहिए, उसको हम लोग अगर डिफाइनिंग फीचर कहेंगे तो आपने जो बोला था डेफिनेशन डिफाइनिंग फीचर्स के टर्म्स कि सारे ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए क्या, कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर एक पर्सन है ना, वो उठ ही नहीं रहा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आपने वो पिक्चर देखा वेलकम पिक्चर? वेलकम पिक्चर में वो परेश रावल जी लेटे रहते हैं, अनिल कपूर जी बंदूक से मारते हैं मजनू सेठ उनको, तो वो रिस्पॉन्ड कुछ नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो क्या कहते हैं कि कोमा में चला गया है आदमी, है ना। कोमा में आदमी क्या होता है, लिविंग होता है नॉन लिविंग होता है, बताओ। अगर आप कह रहे हो कि सर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो पर्सन कोमा में है, जो पेशेंट कोमा में है, वो तो कॉन्शियसनेस शो नहीं करता। ठीक है, तो उसको हम लोग लिविंग नहीं कह सकते। क्या वो लिविंग है, नॉन लिविंग है? लेकिन सर डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि वो लिविंग है। नहीं, उसका शरीर लिविंग है बट वो ब्रेन डेड है। तो पर्सन इन कोमा को हम लोग ब्रेन डेड कहेंगे, मतलब उसका दिमाग ब्रेन डेड है, वो कॉन्शियस नहीं है। तो उसको हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी नहीं कहते। वो द पर्सन इन कोमा इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, है ना। वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, कुछ भी नहीं है वो। समझ में आ रहा है? तो पर्सन इन कोमा को हम लोग लिविंग भी नॉन लिविंग नहीं कहते। तो कॉन्शियसनेस हमारा डिफाइनिंग फीचर है अभी भी, है ना। पर्सन इन कोमा इसको डिनाई नहीं किया है, ये वाला कंडीशन। दूसरा ये देखो यहाँ पे, एडल्ट ह्यूमन बीइंग एंड फ्यू ऑर्गेनिज्म शोज सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब हम खुद को पहचानते हैं। समझ में आया? हम लोग खुद को पहचानते हैं, मतलब जैसे अगर एक मिरर रख दो आप किसी जानवर के आगे, तो वो क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा। समझ में आया? और कोई कोई जानवर समझ जाएंगे कि मैं हूँ, जैसे डॉल्फिन्स हैं, कुछ कैट्स होती हैं, कुछ कैट्स की स्पीशीज, हम भी पहचान लेते कि हम हैं, या फिर हमको ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम हैं। ठीक है, ये मेरा है, ये मैं हूँ। तो ये चीज़ें हम लोग को पता होती है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं कुछ हूँ। तो सेल्फ कॉन्शियस है हम में, एडल्ट ह्यूमन हम में और फ्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया है ये सारे फीचर्स की वजह से। ठीक है, और डिफाइनिंग डेफिनेशन क्या हो गई लिविंग की? लिविंग की डेफिनेशन ये हो गई कि लिविंग इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, इवॉल्विंग सिस्टम व्हिच कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सब कुछ इकट्ठा करके हम लोग ने डेफिनेशन बोल दिया। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझा होगा। बीच में इशू हो गया था, ये हमको हमने लिख लिया था बट ऑडियो नहीं था, तो इसकी वजह से हम लोग ने लिखाया बस रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ गया होगा, इजी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ में कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं तो फिर अगर बड़ा कॉन्सेप्ट होता तो मैं फिर से दिखा देता। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं। अगर डाउट है फिर भी तो पूछ लो एक बार कमेंट सेक्शन में, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट लेक्चर था और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दो, ठीक है, इसको फैला दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो। ठीक है, और इसी के साथ बायो यात्रा अकेडमी के साथ आप लोग धीरे धीरे नीट बायोलॉजी हम लोग एकदम, है ना, एकदम टॉप लेवल पे लेके चले जाएंगे, एडवांस। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।